फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जामनाथ पे। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। एक और नई वीडियो एसएससी CHSL 2024 एडवर्ब क्लास स्पॉट द एरर्स एक टॉपिक है और उसी में मैं आप लोगों को जो है नाउन टॉपिक पढ़ा चुका। प्रोनाउन हो गया, वर्ब हुआ, एडजेक्टिव हुआ। ठीक है, तो आज हमारा टर्न है एडवर्ब का। एडवर्ब की क्लास को भी देख लेते हैं, क्या इसके फैक्ट्स हैं, क्या इसके रूल्स हैं, सारी चीजों पे विस्तृत चर्चा करने वाला हूं दोस्तों। तो सबसे पहले यूजेज ऑफ सम इंपॉर्टेंट एडवर्ब्स, कुछ ऐसे एडवर्ब्स जिनका प्रयोग हम करते हैं, कैसे करते हैं उसको थोड़ा सा सीख लेते हैं। तो देखिए, पहला हमारा जो है टू। टू का मतलब क्या होता है? TOO। टू का मतलब होता है भी। टू का मतलब क्या होता है दोस्तों? भी। अब यहाँ पे और भी देख लेते हैं, सिर्फ भी नहीं होता है, कुछ और भी होता है। और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच से टू शब्द क्या है? ये हमारा एडवर्ब होता है। तो देखिए, टू का अर्थ होता है अतिशय। अतिशय समझते हैं, मतलब उतना जितना नहीं होना चाहिए, अर्थात उतना जितना नहीं होना चाहिए, अर्थात जरूरत से ज्यादा। जब जरूरत से ज्यादा एक्सेस किसी भी चीज का हो जाए तो उसमें हम टू का प्रयोग करते हैं। और टू का प्रयोग वेरी के अर्थ में नहीं किया जाना चाहिए। देखिए, वेरी का मतलब भी होता है बहुत, टू का भी मतलब होता है एक्सेस। मतलब एक्सेस मतलब जितना होना चाहिए उससे कहीं ज्यादा। लेकिन वेरी का अर्थ जो होता है वो बहुत होता है और ये अच्छे गुणों को बताने के लिए होता है। देखिए, शार्ट में मैं आपको समझा देता हूं। जो वेरी का प्रयोग है वो पॉजिटिव सेंस के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? पॉजिटिव सेंस के लिए होता है। जबकि टू जो है, ये टू शब्द जो है ये आपका नेगेटिव सेंस के लिए किया जाता है। अब ये आप सोच रहे होंगे कि भैया ये नेगेटिव सेंस और पॉजिटिव सेंस क्या बता रहे हैं। चलिए मैं आपको क्लियर करता हूं कि पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है। देखिए, जो टू होता है वो दोष का बोध कराता है, नेगेटिव सेंस के लिए होता है। जैसे एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं। आप गए अपनी गर्लफ्रेंड से मिले और उस गर्लफ्रेंड से आपने क्या बोला? आपने बोला कि यू आर टू ब्यूटीफुल। ध्यान से देखिएगा। चलिए, आपकी गर्लफ्रेंड का नाम क्या है? नैन्सी है। सपोज दैट आपकी गर्लफ्रेंड का नाम क्या है? नैन्सी है। और आपने क्या कह दिया? नैन्सी इज टू ब्यूटीफुल। मतलब क्योंकि टू का मतलब तो बहुत होता है, एक्सेस मतलब बहुत ज्यादा हो। लेकिन ये सेंटेंस आपका कहीं ना कहीं खेल बिगाड़ने वाला है। क्यों भैया खेल बिगाड़ देगा? तो ये इसलिए होगा क्योंकि आपने कहा नैन्सी इज टू ब्यूटीफुल, नैन्सी बहुत सुंदर है, लेकिन निगेटिव सेंस में, मतलब उतनी सुंदर है जितनी नहीं होनी चाहिए। सैंडल पड़ेगी नहीं पड़ेगी? रियलिटी में बताइएगा। मैंने ऊपर इसीलिए लिख भी दिया था, आप यहां पे देख भी सकते हैं कि टू का दोष बदल कर आता है ताकि बुरे गुणों को बताने वाले एडजेक्टिव्स के पहले किया जाता है। यदि हम अपने प्रेमिका से मिलकर के क्या बोले या कहे कि आई एम टू हैप्पी टू मीट यू, मैं तुमसे मैं इतना खुश हुआ जितना नहीं होना चाहिए, तो इसका अर्थ का क्या हो जाएगा? मैं तुमसे मिलकर इतना खुश हूं जितना नहीं होना चाहिए। वाक्य के अर्थ का अनर्थ हो गया। ऐसे आपने नैन्सी इज टू ब्यूटीफुल कह दिया, ये भी आपका सेंटेंस जो आप कहना चाह रहे थे वो गलत हो गया। हाँ, नैन्सी इज वेरी ब्यूटीफुल सही होगा। नैन्सी इज टू ब्यूटीफुल बोल दिया तो सैंडल पड़ने वाली है दोस्तों, ये गारंटी के साथ नोट कर लो, मत करिएगा। इसीलिए कहता हूं अंग्रेजी सीख लो। अगर गर्लफ्रेंड चाहते हो कि आपसे सेट हो जाए तो अंग्रेजी सीख लो। कहीं अगर वो पढ़ी लिखी निकली और आपने बोल दिया कि अरे बेबी यू आर टू ब्यूटीफुल, तो गारंटी दे रहा हूं ब्रेकअप उसी दिन होगा। इसीलिए जरूरी है अंग्रेजी। पढ़ लो, अभी पढ़ लो, फिर से कह रहा हूं पढ़ लो भैया। हाँ, नेगेटिव सेंस में हो सकता है टू का प्रयोग। दिस पेन इज वेरी कॉस्टली, इसमें हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि दिस पेन इज वेरी कॉस्टली, ये नेगेटिव है भैया, बहुत महंगी है, मतलब उतनी महंगी है जितनी नहीं होना चाहिए। तो ये सेंटेंस आपका क्या है? वेरी नहीं होना चाहिए, टू होना चाहिए। तो अब ये टू वाला सही होगा, वेरी वाला यहाँ पे गलत हो जाएगा। बात समझ में आया? चलिए आगे देख लेते हैं। टू का प्रयोग इन्फिनिटिव स्ट्रक्चर में भी किया जाता है। इन्फिनिटिव मतलब समझते हैं? इन्फिनिटिव का मतलब होता है टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वाला, इसको बोला जाता है इन्फिनिटिव। तो टू का प्रयोग इन्फिनिटिव स्ट्रक्चर में भी किया जाता है जो कार्य नहीं होने का बोध कराता है। जैसे सी इज टू ओल्ड टू वॉक, टू ओल्ड टू वॉक। देखिए यहां पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है और उससे पहले टू है, ये इन्फिनिटिव हो गया। क्या हो गया? इन्फिनिटिव। और ये सेंटेंस में नाउन का काम करता है। परंतु, लेकिन, किंतु, परंतु, बंधु क्या नीचे लिखा है? सी इज टू यंग टू वॉक, ये आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा? ये सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि जब कार्य नहीं होने का बोध होता है तो उसके लिए ही हम इन्फिनिटिव स्ट्रक्चर में टू का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ और सेंटेंसेस देख लेते हैं। लिखा हुआ है टू प्लस मच प्लस नाउन, मच प्लस टू प्लस एडजेक्टिव। देखिए, ये स्ट्रक्चर को माइंड में बिल्कुल आप फीड कर लीजिए। जब भी टू आएगा, टू के बाद अगर मच आया है तो उसके बाद नाउन आना चाहिए, और अगर पहले मच आया है बाद में टू आया तो बाद में एडजेक्टिव आना चाहिए। ये सेट कर लीजिए दिमाग में।
टू मच नाउन होगा, मच टू के बाद एडजेक्टिव होगा। एग्जांपल, आई थिंक देयर्स टू मच, देखिए टू आया, मच आया, अब स्नो आया। स्नो क्या है? नाउन है, स्नो माने वर्ब। देखिए टू आया तो फिर मच आया और मच के बाद नाउन आया है। लेकिन दूसरे सेंटेंस में देखिए आप, मच आया फिर टू आया फिर एक्सपेंसिव, ये एडजेक्टिव है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा आप लोग कि टू मच के बाद नाउन होगा लेकिन मच टू के बाद एडजेक्टिव होगा। ये आ सकता है प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट है। टू मच प्लस नाउन, मच टू प्लस एडजेक्टिव। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। वेरी और मच में क्या अंतर है भाई? वेरी तथा मच दोनों का अर्थ होता है बहुत। वेरी का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव, जैसे देखा होगा एडजेक्टिव जब आप पढ़े हैं तो एडजेक्टिव में क्या बताया गया? 3 डिग्रियां होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तो वेरी का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव और मच का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के साथ किया जाता है। मोटा मोटा अंतर आपको यही मिल गया। वेरी का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री में और मच का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री में होता है। एग्जांपल, दिस गर्ल इज मच ब्यूटीफुल, दिस गर्ल इज वेरी ब्यूटीफुल। ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हुआ? क्योंकि यहां पे मच के बाद क्या होना चाहिए? कंपैरेटिव डिग्री होना चाहिए, मोर ब्यूटीफुल लिखा होना चाहिए था। लेकिन वेरी अगर है तो भैया ठीक है, पॉजिटिव डिग्री वाला लग सकता है। बात समझ आया? देखिए एक और एग्जांपल यहां पे ले लेते हैं, आई एम वेरी बेटर। अब वेरी बेटर नहीं होगा, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। हाँ, मच आएगा तो मच के बाद कंपैरेटिव डिग्री हो सकता है, वेरी के बाद पॉजिटिव डिग्री होगा। वेरी के बाद यहां पे ये हो सकता था, आई एम वेरी गुड नाउ, ये सही था। बेटर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री लगता है किसमें? यहां पे गुड नहीं होगा, यहां पे गुड गलत हो जाएगा, यहां पे बेटर ही सही होगा। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। वेरी मच का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव में से पूर्व किया जाता है। अब देखिए वेरी मच दोनों का अगर प्रयोग करना हो एक साथ में, वेरी और मच में तो अंतर बता दिया, लेकिन वेरी मच दोनों का अगर एक साथ प्रयोग करना है तो कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव से पूर्व किया जाता है। जैसे सी इज वेरी मच रिचर देन मधु, तो देखिए वेरी मच आया, उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री आया है। कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा क्या होता है? देखिए लास्ट में आपको ईआर मिलेगा, सुपरलेटिव डिग्री होगा तो ईएसटी मिलता है, एसटी या ईएसटी मिलता है। तो ये छोटे मोटे पहचान है जिसको आपको माइंड में रखना होगा। आगे बात कर लेते हैं। वेरी का प्रयोग प्रेजेंट पार्टिसिपल्स के पहले तथा मच का पास्ट पार्टिसिपल या वर्ब के पहले किया जाता है। देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब समझ रहे हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है आईएनजी फॉर्म। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब आईएनजी फॉर्म। और पास्ट पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है? क्या होता है बताइए फटाफट? थर्ड फॉर्म होता है। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है? थर्ड फॉर्म। क्या होता है? पहला होता है प्रेजेंट फॉर्म, फिर होता है पास्ट फॉर्म, फिर होता है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, जिसको आप फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बोलते हो, उसको प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं। और आईएनजी फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म के पहले वेरी का प्रयोग करते हैं तथा मच का पास्ट पार्टिसिपल के पहले किया जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं भैया। लिखा है दिस इज मच सरप्राइजिंग मैटर, दिस इज मच सरप्राइजिंग मैटर। देखिए गलत हो गया। क्यों गलत हुआ? क्योंकि मच के बाद क्या होगा? मच के बाद आना चाहिए थर्ड फॉर्म, और आया क्या है? आईएनजी फॉर्म। नहीं होगा। दिस इज वेरी सरप्राइजिंग मैटर, हाँ अब सही होगा। वेरी के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल लगता है, आईएनजी फॉर्म लगता है, सही है। मोहन वॉज वेरी फ्राइटेंड, अब देखिए वेरी आया तो वेरी के बाद क्या है? वेरी के बाद फ्राइटेंड, थर्ड फॉर्म लिखा गया, गलत हो गया। मच अगर होता है यहां, हाँ मच के बाद थर्ड फॉर्म होगा, फ्राइटेंड, ये सही होगा। बात समझ आ गया? तो यही है आपका वेरी मच का प्रयोग, ऐसे ही होता है, मैंने ऊपर समझा दिया। अब पढ़ लेते हैं वेरी मच और मच में क्या अंतर होता है। वेरी मच और मच में क्या प्रयोग होता है, क्या इसमें डिफरेंस होता है भाई? तो वेरी मच का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंसेस के साथ, देखिए सेंटेंसेस के साथ, यहां पे सेंटेंसेस की स्पेलिंग गलत है, सही कर लीजिएगा, ये सेंटेंसेस ये होता है, ठीक है, ये गलत है। सेंटेंसेस के साथ तथा मच का प्रयोग निगेटिव सेंटेंसेस में होता है। तो वेरी मच का प्रयोग अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस में और मच का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में होता है। कुछ एग्जांपल्स भी मैं बता देता हूं यहां पे। जैसे लिखा है सी लव्स हिम वेरी मच। अब देखिए सी लव्स हिम वेरी मच, वेरी मच आया है तो क्या होगा भैया? पॉजिटिव सेंटेंस है, वेरी मच सही है। लेकिन जब डज नॉट हो मतलब निगेटिव हो गया, अब सिर्फ मच होगा, वेरी मच नहीं होगा। तो पॉजिटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में वेरी मच का प्रयोग और नेगेटिव सेंटेंस में सिर्फ मच का प्रयोग होता है। आगे देख लेते हैं बिफोर और एगो हमारा एडवर्ब है, इसमें क्या डिफरेंस है? बिफोर और एगो दोनों का अर्थ होता है पहले। बिफोर का प्रयोग पास्ट और फ्यूचर टेंस दोनों में किया जाता है। बिफोर का प्रयोग जो होता है वो पास्ट और फ्यूचर दोनों टेंस में होता है और प्रेजेंट परफेक्ट के साथ भी किया जाता है, जबकि एगो का प्रयोग सिर्फ पास्ट टेंस में होता है।
देखिए जो बिफोर है वो पास्ट में भी होगा, फ्यूचर में भी होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में भी होगा, मतलब देख रहे हैं तीनों में लगभग हो रहा है, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी, फ्यूचर में भी। लेकिन एगो जो है वो सिर्फ पास्ट टेंस में होता है। एग्जांपल्स के थ्रू थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। जैसे ही रीच्ड लखनऊ बिफोर इट हैड रेन, सही है। ही विल गिव मी फूड बिफोर हर परमिशन। देखिए बिफोर का प्रयोग तीनों में हो सकता है, पास्ट में भी होगा, फ्यूचर में भी होगा और प्रेजेंट परफेक्ट में भी होगा। जबकि एगो का प्रयोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ पास्ट टेंस में होता है। तो ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। एग्जांपल के तौर पे ही विल गिव मी फूड बिफोर हर परमिशन, सही है सेंटेंस। आई हैव विजिटेड दिस प्लेस वीक बिफोर, ठीक है। आई हैव विजिटेड दिस प्लेस क्या होना चाहिए बताइए, बिफोर के एगो क्या होना चाहिए, यहां पे बिफोर आया है, सही है। यहां पे क्या होगा, एगो होगा। आई सॉ हर 3 years एगो, पास्ट टेंस की बात हो रही है ना, तो ऐसे में क्या होगा, एगो का प्रयोग हम कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इनफ की। इनफ क्या होता है, तो इनफ का प्रयोग एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों रूपों में किया जाता है। इनफ का अर्थ होता है काफी और पूर्ण मात्रा में। इनफ का मतलब क्या होता है, काफी। काफी मतलब कहते नहीं भैया कॉफी मेरे लिए, कॉफी मतलब वो पीने वाला नहीं कॉफी, कॉफी मतलब इनफ है, पर्याप्त है, ठीक है, पूर्ण मात्रा में है। इनफ का प्रयोग जो है वो जब एडवर्ब के रूप में किया जाता है तो ये वर्ब एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद ही किया जाता है, पहले कभी नहीं करते। भैया जान लो कि इनफ का प्रयोग वर्ब एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद ही होता है, इनका प्रयोग पहले कभी नहीं होता है। परंतु इनफ का प्रयोग जब एडजेक्टिव के रूप में हो, देखिए एडवर्ब के रूप में होगा तो वर्ब एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद होगा। लेकिन अगर एडजेक्टिव के रूप में हो रहा है इनफ का प्रयोग तो सामान्यतः नाउन या प्रोनाउन के पहले रखा जाता है। जैसे सी इज इनफ ओल्ड टू अर्न लिविंग, सेंटेंस गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि यहां पे जो है आपने ऊपर क्या बताया गया कि इनफ का प्रयोग अगर एडवर्ब के तरीके से किया जाए तो हमेशा एडजेक्टिव या एडवर्ब या वर्ब के बाद होता है। लेकिन अगर इनफ का प्रयोग एडजेक्टिव में हो तो नाउन या प्रोनाउन के पहले होता है, ठीक है। तो यहां पे लिखा हुआ है सी इज इनफ ओल्ड टू अर्न अ लिविंग, और दूसरा सेंटेंस देखिए क्या लिखा है, सी इज ओल्ड इनफ टू अर्न ए लिविंग। तो यहां पे थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, देख रहे हैं कि ये वर्ड क्या है, ये आपका है एडजेक्टिव, ओल्ड क्या है आपका एडजेक्टिव है, ये क्या है एडजेक्टिव है। और क्या कहा गया ऊपर, बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। इनफ का प्रयोग अगर एडवर्ब के रूप में हो तो कहां किया जाता है, एडवर्ब के बाद ही किया जाता है। और यहां पे क्या किया गया, यहां पे पहले कर दिया गया। ये तो देखो पहले आ गया, ये हमारा एडवर्ब हो गया, ये हमारा एडवर्ब है। तो जब एडवर्ब के रूप में आया तो ये कहां होना चाहिए, बाद में होना चाहिए था ना, ओल्ड के बाद होना चाहिए था, इसीलिए ये सेंटेंस गलत हो गया। सी इज ओल्ड इनफ, अब ये सही हुआ। क्यों, क्योंकि जब एडवर्ब के रूप में इनफ का प्रयोग होगा तो इनका प्रयोग हमेशा बाद में होता है, वर्ब एडजेक्टिव या एडवर्ब के। हाँ अगर एडजेक्टिव के रूप में है तो नाउन या प्रोनाउन के पहले किया जाता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। देखिए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं उसके लिए भी। यहां पे है आई हैव बॉट एक्स इनफ, ठीक है, ये गलत हो गया। क्यों, क्योंकि यहां पे अब इनफ का प्रयोग क्या होगा, हमेशा नाउन या प्रोनाउन के पहले होगा। और एक क्या है आपका, एक नाउन है तो नाउन से पहले होता है, ध्यान रखिएगा। फिर से मैं एक बार बता देता हूं, इनफ अगर एडवर्ब के रूप में यूज हो रहा है तो वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव के बाद होता है इसका प्रयोग। और अगर इनफ का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में हो रहा है, अगर इनफ का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में हो रहा है तो हमेशा इसका प्रयोग नाउन या प्रोनाउन के पहले होते हैं, यहां पे देख भी सकते हैं। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। स्टिल और एट में क्या भैया डिफरेंस है, क्या होता है, तो स्टिल और एट दोनों का अर्थ होता है अब तक। देखिए स्टिल का प्रयोग सामान्यतः अफर्मेटिव तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है, जबकि एट का प्रयोग सिर्फ निगेटिव सेंटेंस तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है। देखिए स्टिल अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव में होता है, एट का प्रयोग निगेटिव और इंट्रोगेटिव होता है। तो भैया इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव तो कॉमन हो गया, दोनों में हो सकता है। लेकिन स्टिल का प्रयोग पॉजिटिव में और एट का प्रयोग निगेटिव में होता है। एग्जांपल्स के थ्रू क्लियर करवा देते हैं। देखिए स्टिल का प्रयोग, एक चीज और यहां पे देख लीजिए कि जो स्टिल है, स्टिल का प्रयोग वर्ब टू बी के बाद तथा अन्य क्रियाओं के पहले किया जाता है। टू बी का मतलब समझ रहे हैं ना, इज आर एम वाज वर, इज आर एम, ये टू बी फॉर्म है आपका, ये आपका टू बी फॉर्म है। जबकि एट का प्रयोग प्रायः वर्ब अथवा ऑब्जेक्ट के बाद किया जाता है। एट का अर्थ होता है अब तक, बोलने के समय तक। हिज फादर इज स्टिल पुअर, मतलब अभी तक जो बोला जा रहा है इस समय तक वो क्या है, गरीब है। इज ही स्टिल स्लीपिंग, हैज नॉट रिटन इट, ही डिड नॉट गिव माई बुक। बात समझ में आ गई।
एग्जाम्पल्स इसीलिए मैं ज्यादा लेकर के आप लोगों के लिए आता हूं कि जिससे आप लोग ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट को जल्दी से समझ पाए। आपने पढ़ा होगा नो और नॉट में क्या डिफरेंस होता है, नो और नॉट में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए नॉट का प्रयोग एक्सिलरी वर्ब के बाद किया जाता है, नॉट का प्रयोग एक्सिलरी वर्ब के बाद किया जाता है, जबकि नो का प्रयोग नाउन से पहले किया जाता है। जैसे आई हैव नो बुक, आई हैव नो बुक, यू हैव नॉट एनी पेन। यहां पे क्या देख रहे हैं आप, नाउन से पहले, देखिए ये नाउन है, हाँ है, बुक हमारा नाउन है और इससे पहले ही तो आया है ये। तो देखिए नो का प्रयोग कहां होता है भैया, नाउन से पहले होता है, नाउन से पहले हुआ है। और नॉट का प्रयोग कहां होता है, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते थे, यू हैव नॉट एनी पेन। अब ये सही है, यहां पे जो है यू हैव नॉट, देखिए ये एक्सिलरी वर्ब के बाद बताया गया है, ये थोड़ा सा मिस कर गया मैं यहाँ पे। देखिए नो का प्रयोग नाउन से पहले, हाँ नाउन से पहले हुआ है, और नॉट का प्रयोग एक्सिलरी वर्ब के बाद, तो एक्सिलरी वर्ब के बाद हो रहा है, लेकिन ठीक नाउन नहीं आया है, नाउन से पहले देखिए एनी आ गया है, ठीक पहले नहीं आया है। बात, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे है हमारा फेयरली और रादर। फेयरली रादर में क्या डिफरेंस है, तो फेयरली और रादर दोनों का अर्थ मात्रा को व्यक्त करता है और बैड सेंस में होता है। और फेयरली का प्रयोग गुड, अच्छे भाव, तथा रादर का प्रयोग, देखिए यहां पे कुछ मिस हुआ है। फेयरली और रादर दोनों का अर्थ मात्रा को व्यक्त करता बैड सेंस में होता है, ठीक है। फेयरली का प्रयोग गुड सेंस में तथा रादर का प्रयोग नेगेटिव सेंस में होता है। टी इज रादर हॉट, टी इज रादर हॉट, ये सेंटेंस आपका गलत है। क्यों, क्योंकि ये तो नेगेटिव सेंस में इसका प्रयोग किया जाता है ना, रादर का प्रयोग। ये तो पॉजिटिव है भैया, अगर चाय गर्म है तो ये नेगेटिव का है, चाय तो गर्म होनी चाहिए, ये तो नेगेटिव सेंस में होता है। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ये तो नेगेटिव सेंस में होता है, पॉजिटिव सेंस में फेयरली होता है। अब कहा गया टी इज फेयरली हॉट, ये सही है। क्यों, क्योंकि फेयरली का प्रयोग पॉजिटिव सेंस में होता है और रादर का प्रयोग नेगेटिव सेंस में होता है। तो भैया चाय गर्म है, तो ये तो पॉजिटिव बात है ना, यहाँ कहां नेगेटिव बात आ गई है, तो रादर का प्रयोग यहाँ पे नहीं हो सकता, इसलिए सेंटेंस गलत है। द वेदर इज फेयरली हॉट, अब देखिए जो मौसम है बहुत गर्म है, अब बहुत गर्म है तो ये तो बहुत अच्छी बात नहीं है भाई, बहुत गर्मी होगी कहां अच्छा लगेगा। तो द वेदर इज रादर हॉट, क्योंकि ये नेगेटिव सेंस है, तो फिर आपका क्या होगा, यहाँ पे एक लाइन जो मिस है का प्रयोग नेगेटिव सेंस में होता है, इसको नोट कर लीजिएगा, नेगेटिव सेंस में होता है, ये लाइन मिसप्रिंट है, नेगेटिव सेंस में होता है, इसको नोट कर लीजिएगा साथ साथ में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं, ठीक है, समझ में आ गया। आगे देख लेते हैं भाई, हार्डली और हार्ड। हार्ड और हार्डली में क्या डिफरेंस है, तो हार्ड का अर्थ होता है सख्त या कड़ा, तथा हार्डली का अर्थ होता है मुश्किल से या शायद ही। हार्ड का प्रयोग एडजेक्टिव तथा एडवर्ब दोनों में किया जाता है, जबकि हार्डली का प्रयोग केवल एडवर्ब में होता है। देखिए हार्ड का प्रयोग क्या है, हार्ड का प्रयोग एडजेक्टिव तथा एडवर्ब दोनों में होता है, जबकि हार्डली का प्रयोग सिर्फ एडवर्ब में होता है। जैसे द प्लास्टिक इज हार्ड, द प्लास्टिक इज हार्ड, ठीक है, ये सेंटेंस सही है। ही वर्कड हार्ड, ये भी आपका सेंटेंस सही है। उपरोक्त दोनों वाक्यों में क्रमशः हार्ड का प्रयोग एडजेक्टिव और एडवर्ब के रूप में किया गया है। पहला वाले सेंटेंस में देखो बता देता हूं आपको, जो पहला वाला सेंटेंस है हार्ड तथा एडजेक्टिव के और फिर एडवर्ब के रूप में किया गया है। जैसे द प्लास्टिक इज हार्ड, यहाँ पे हार्ड क्या है, एडजेक्टिव है। ही वर्कड हार्ड, अब ये एडवर्ब है, क्यों है, क्योंकि एडवर्ब क्या होता है, जो क्रिया की विशेषता बताए। भैया उसने कठिन परिश्रम किया, लेकिन कैसे किया है, हार्ड किया है, वर्कड हार्ड, तो ये एडवर्ब है आपका। और ये प्लास्टिक की विशेषता बता रहा है, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, तो ये आपका क्या है, ये आपका एडजेक्टिव हुआ। बात समझ में आया, चलिए आगे देख लेते हैं। हार्डली का प्रयोग सामान्यतः मुख्य क्रिया के पहले किया जाता है। हार्डली का प्रयोग क्या होता है, हमेशा जो मुख्य क्रिया होती है, जो मेन वर्ब होता है, उससे पहले किया जाता है। इन सबको नोट करते चलिएगा। अब आगे देख लेते हैं लेट और लेटली में क्या अंतर है भाई, तो लेट का अर्थ होता है देर या समय के बाद, तथा लेट एडवर्ब का प्रयोग एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों में किया जाता है। जैसे सी इज लेट, जैसे सी इज लेट, लेट का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में, सी कम्स लेट, लेट का प्रयोग एडवर्ब के रूप में। देख रहे हैं ना दोनों। लेटली का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नेगेटिव तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है, और लेटली का अर्थ होता है हाल ही में, मतलब रिसेंटली। इतनी बात समझ में आई, चलिए। आई हैव नॉट मेट हिम लेटली, अब देखिए यहाँ पे लेटली का अर्थ क्या होता है, आई हैव नॉट मेट हिम लेटली, मतलब अभी हाल ही में, रिसेंटली में मैं उससे नहीं मिला हूं, आई हैव नॉट मेट हिम रिसेंटली। आगे है हमारा सिंस और इवर सिंस में क्या भैया अंतर है, तो
तो सिंस का प्रयोग परफेक्ट टेंस से होता है और इसका अर्थ होता है जब से, तब से। जैसे ही हैज बीन राइटिंग ए लेटर सिंस 10 o'clock, ठीक है। तो इसका प्रयोग कब होता है? परफेक्ट टेंसेस में होता है, जब से और तब से के अर्थ में इसका प्रयोग सिंस का होता है। और जब कभी सिंस का प्रयोग वाक्य के अंत में करना हो तब इससे पूर्व इवर का प्रयोग किया जाता है, इवर सिंस हो जाता है वो। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, उसका तब होता है अर्थ, जैसे I met an accident 2 years ago and remembered that scene ever since। देखिए लास्ट में करना था ना, तो सिंस से पहले क्या होगा? तो फिर इवर लग जाएगा। अगर वाक्य के अंत में आपको सिंस का प्रयोग करना है तो उससे पहले आपका इवर शब्द का प्रयोग भी होगा। तो ये था आज का हमारा वीडियो जो कि एडवर्ब से संबंधित था। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन की घंटी को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।